नमस्कार। सर्वप्रथम ओपी सर जी के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इस वीकली सेशन में 2 सितंबर से 8 सितंबर के मध्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो छात्र नए हैं वे ओपी सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2023-24 में सोयाबीन उत्पादन में अपने निकटतम प्रतिबंधी राज्य मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए, यानी पहले स्थान पे हो गया मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पे क्या हो गया? महाराष्ट्र। यानी यह महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए पुनः सोयाबीन राज्य का खिताब हासिल कर लिया है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहा जाता है। तो भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर है। तो देश के कुल सोया उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 40.01% है और जबकि राजस्थान का 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। तो देश के कुल सोया उत्पादन में इसका योगदान 8.96% है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए पुनः अपना खिताब हासिल किया और इसे सोया स्टेट के भी नाम से जाना जाने लगा। अब अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। अब भारत में शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। और इसमें हम और ऑप्शन पर चर्चा करेंगे कि 4 सितंबर, 5 सितंबर को 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेरिस पैरालंपिक में प्रमिड कुमार ने गोल्ड जीता, किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंची कूद। तो भारत के प्रमिड कुमार पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद T64 में 2.08 मीटर के एशियाई रिकॉर्ड प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। 21 वर्षीय खिलाड़ी ने यह भारत के लिए छठा स्वर्ण पदक डाला है। यह एशियाई पैरालंपिक एशिया के ये विश्व जो फ्रांस में ओलंपिक पेरिस में हो रहा है, इन्होंने वहाँ खिताब गोल्ड से खिताब जीत करके ये इन्हें नवाजा गया है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, पेरिस पैरालंपिक खेल के समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक होंगे, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ये पेरिस पैरालंपिक खेल के समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक होंगे और स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला फर्राटा धाविका प्रीति पाल पेरिस खेलों के समापन समारोह में
भारत के ध्वजावाहक होंगे। 33 वर्ष के हरविंदर पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं और उन्होंने टोक्यो में 2021 में कांस्य पदक भी जीता था। अगला प्रश्न है, रूबीना फ्रांसिस 10 मीटर एयर राइफल में पैरालंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली किस राज्य की है? यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि रूबीना फ्रांसिस भारत के किस राज्य की रहने वाली हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाली रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक में ब्रांज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच फर्स्ट इवेंट के फाइनल में रूबीना ने यह उपलब्धि हासिल की। जन्म से ही दिव्यांग रूबीना ने आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी मेहनत से यह सफलता पाई है। वर्तमान में रूबीना फ्रांसिस मुंबई में आयकर विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। पैरा ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीतकर रूबीना ने अपने माता पिता और देश का नाम गौरवान्वित किया है। अगला प्रश्न है, महिला एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 इस बार बिहार में बिहार के इस बार के टूर्नामेंट में गत चैंपियन भारत के साथ कई अन्य मजबूत टीमों के शामिल होने की संभावना है। इसमें ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे टीमें शामिल हैं। अब पिछले साल रांची में आयोजित महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी ने एक नई मिसाल पेश की थी। इस टूर्नामेंट में भारत ने खिताब जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, बल्कि स्थानीय हॉकी को भी एक नई दिशा दी। अब राजगीर में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीदों का रोमांचक केंद्र होगा। इस बार के टूर्नामेंट में चैंपियन भारत के साथ कई अन्य मजबूत टीमों के शामिल होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला है। आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस और भारत के बीच शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग को और अधिक बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कैंपस का उद्घाटन 2024 में किया गया और इसके पहले बैच में 52 छात्र शामिल किए गए और जिन्होंने एडवांस जेईई टेस्ट पास किया। इस कैंपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, पर्यावरण विज्ञान और ऊर्जा प्रबंधन में उच्च शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के साड़न में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साड़न में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को जून 2023 में मंजूरी दे दी थी। फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्वीकृति दे दी गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा
गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। बंगाल सरकार का रुख बद से बदतर होते जा रहा है। इस वजह से बंगाल सरकार ने अपराजिता एंटी रेप बिल के प्रावधान को पास किया है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी देने पर यह कानून का रूप ले लेगा। अपराजिता एंटी रेप बिल के प्रावधान में यह प्रावधान है कि अगर रेप पीड़ित की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी और गैंग रेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में एंटी रेप बिल पास किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर योजना की शुरुआत की। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह। तो एग्रीश्योर योजना के तहत 750 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार और नाबार्ड 250 करोड़ रुपए का योगदान देगा, जबकि बैंकों, बीमा कंपनियों और निजी निवेशकों से 250 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन और लोकार्पण किया। उन्होंने बिहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में पारंपरिक बुद्ध पूजा समारोह भी शामिल था। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। उदयगिर में नवनिर्मित बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है, यानी जिस तरह से वहाँ है वैसे ही महाराष्ट्र में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ अग्रवाल। बेंगलुरु स्थित तैराकी चैनल पार करने की चाहत पहली बार 2018 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने 8 सदस्यीय रिले टीम के हिस्से के रूप में जलमार्ग तैरा था। तो सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्ष की आयु में
29 अगस्त को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न 2 प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।